क्या मायने निकाले जाएं वीरेंद्र जी। और दूसरा, महाकुंभ आज समाप्त हो गया, आज आधिकारिक तौर पर महाशिवरात्रि के पश्चात अब महाकुंभ का समापन। आप जब ये स्टेटमेंट और महाकुंभ का समापन और 65 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान को जब देखते हैं तो आप किस तरह से कंपेयर करते हैं इन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, जो समाज में सियासत है वो अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच इस व्यवस्था को आज भी जिंदा रखे हुए है और उसके अपने फायदे हैं। अखिलेश यादव जो 2017 के बाद से कई चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने लोकसभा के चुनाव में 2024 में भाजपा का रथ उत्तर प्रदेश में रोक दिया, तो वो पीडीए का नारा लेकर आए थे जिसमें वो कामयाब हुए। पीडीए के साथ साथ उनके पक्ष में एक बात ये गई कि उनको दलितों ने भी काफ़ी वोट किया और जो दलित 2019 के चुनाव में भाजपा को साथ गया था उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में वो टूटकर इधर आया। हालांकि भाजपा ने दलितों के घर पर भोजन करने का काफ़ी कार्यक्रम चलाया था, लेकिन उसके बाद भी वो दलित वोट पूरा हासिल नहीं कर पाई। मायावती भी अलग लड़ी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की सीटें घटी उत्तर प्रदेश में। तो आज जो सियासत है वो उसी पर आगे बढ़ रही है और जब से योगी की सरकार आई तब से इस बात को लेकर काफ़ी आरोप लगने लगे कि अगड़ों को ज़्यादा महत्व मिलता है इस सरकार में, पिछड़े और दलित इस सरकार में उपेक्षित हैं। ये बात बहुत बार आई। भाजपा को पहले अगड़ों की पार्टी माना जाता था। बहुत सारे लोग ये कहते थे बनियों की पार्टी है खाली है। लेकिन ब्रजेश जी, जब दलितों की और ओबीसी की उपेक्षा की बात आती है तो इस दौरान भाजपा में एक आरोप उस पर और लगने शुरू हुए कि अब ये सवर्णों की पार्टी नहीं रह गई, ये तो ओबीसी की पार्टी रह गई है और ये दलितों को ज़्यादा महत्व देती है और पिछड़ों को ज़्यादा महत्व देती है। जो भाजपा के भीतर हैं वो भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं। तो भाजपा खुद एक बहुत बड़ा समुच्चय बनकर रह गई है, अगड़ा पिछड़ा दलित सबके वोट प्राप्त करने के चक्कर में, और उस समुच्चय का परिणाम और नुकसान लोकसभा चुनाव में यह हुआ कि उसके सीटें घट गई। चारों तरफ नाव पे पार पसारते पसारते कई जगह से उसको नुकसान हो गया। अब इस देश में आते हैं कि जहां कोई धर्म, कोई देवता, कोई ग्रंथ ये नहीं कहता है कि किसी से ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, भेदभाव रखो, लेकिन वोट की खातिर ये खत्म होने नहीं देते हैं। अगर हम आप भूलना भी चाहें तो ये हरदम याद दिलाते हैं कि भूलो ना। तो समस्या इस बात की है कि जिसके पास पैसा है, ताकत है, वहाँ तो देखो कोई जात पात नहीं देखी जाती है। वहाँ तो लोग जाते हैं, उनके घर में भोजन भी करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनके साथ गाड़ी घोड़ा में घूमना भी पसंद करते हैं। लेकिन जो कमज़ोर हैं वहाँ पर ये सब बातें आती हैं। पीडीए ने अखिलेश को एक नया जीवन दिया है, कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की संजीवनी बना है, तो वो स्वाभाविक है इस मुद्दे को उठाएंगे। और आज जनता में भी वो ये संदेश देने में कामयाब रहे कि वो पिछड़े और दलितों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये बात जरूर आप कह सकते हैं कि महाकुंभ समाप्त हो गया, रिकॉर्ड लोग आए, लेकिन सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी बहुत बड़ी राहत ली है इससे। रोज आरोप लगता था वो गए नहाने कि नहीं, तुम्हारे नेता गए कि नहीं नहाने गए, तो अब विपक्ष वाले भी थोड़ा राहत पाएंगे और सरकार अब इस आयोजन। अरे मैं तो देखता था सुरेंद्र राजपूत इतने परेशान रहते थे, अनिल दुबे, अनिला सिंह से ज्यादा कौन जाने इस बात को। बोलिए वीरेंद्र जी। दुबे जी तो आज आए नहीं बुलाने में। इस देश में जितना बड़ा ये आयोजन हुआ ये दुनिया में कहीं संभव नहीं था। स्वाभाविक है कि उसमें परेशानियां आती हैं और उन परेशानियों के बाद भी लोग नहीं रुके, चाहे जितना प्रचार किया गया, चाहे जितना दुष्प्रचार किया गया। तो आस्था तमाम सारी व्यवस्थाओं पर भारी पड़ सकती है, ये दुनिया ने देखा। कंक्लूड और ये भी देखा कि 2 महीने तक
लगातार प्रशासन, पुलिस, सफाई कर्मी, सब चीज़ों से काम ले पाना इतना आसान नहीं है। नहीं, मैं तो सफाई कर्मियों का अभिनंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं और उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जो भी वहाँ पर कूड़ा करकट गंदगी निकली, उन्होंने उसे साफ किया और इस स्वच्छ कुंभ को आयोजित कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। असली हीरो तो वो लोग हैं, उन्हें निश्चित तौर पर सम्मानित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, सम्मान के साथ साथ भाजपा सरकार इसका प्रचार भी करेगी और उसका फायदा भी लेने की कोशिश करेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो लें। लेकिन चुनाव में जातिवार सम्मेलन और लोगों के जातियों के समूह को बांटकर नेताओं को लगाना, प्रचार करना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो दर्शाती हैं कि वोट के लिए ये सियासत जात पात को कभी ख़त्म होने नहीं देगी। और पीडीए ने जो संजीवनी दी है समाजवाद को, उसको अखिलेश यादव भी नहीं छोड़ेंगे। बल्कि वीरेंद्र जी, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आज सब लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र आप लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित करिए और हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को आप चैनल की तरफ से सम्मानित करिए। देखिए, ये तो सबसे कमज़ोर लोग हैं। देखिए, इस देश में जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे भगवान हैं राम, उनको वंचितों का राजा कहा गया है, दलितों का राजा कहा गया है, आदिवासियों का राजा कहा गया है। तो जो भगवान की शिक्षा है उसमें भी ये सफाई कर्मी, दलित, कमज़ोर, वंचित, आदिवासी, ये सब शामिल हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से भी इनका बहुत महत्व है। तो इनका सम्मान अगर होता है तो अच्छी बात है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और आगे बढ़ाएं। आपने इच्छा जताई है, बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी। जी, सरकारों की योजनाओं का जो प्रसार होता है वो बिना भेदभाव के होता है। और अगर आप लाभार्थी देखेंगे, चाहे फ्री राशन लेने वाले हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, तो ये जो लोग ले रहे हैं लाभ, ये जात के आधार पर कोई रोक टोक नहीं है। इस बात को भी समझना होगा। हाँ, कुछ आईएएस, आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में तमाम बार लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन वो पूरा समाज नहीं है। वो खाली व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सरकार में सेटिंग करके अपना लाभ लेते हैं, वो अपने समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे अफसर सब लोग जानते हैं और इसी वजह से सरकार बदनाम होती है और योगी सरकार पर भी यह आरोप हमेशा से लगता रहा है। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। ब्रजेश जी, हर दौर में ये बात सच रही है और रहेगी, लेकिन आज मैं धूमिल जी की वो रचना फिर से याद दिलाऊंगा और लोग सोचें, इस पर मजबूर हो कि ताकत हमेशा तीसरे के हाथ में रही है, वही खेलेगा जिसके पास सत्ता होगी, जिसके पास चाबी होगी। सुनिएगा, धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है और ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं कि वो तीसरा आदमी कौन है और मेरे देश की संसद क्यों मौन है? ये तीसरा आदमी के बारे में तो सुरेंद्र राजपूत जी से बेहतर कौन बता पाएगा, वो तीसरा आदमी कौन है। मुझे लगता है ये बेस्ट सुटेबल जो ये तीसरे आदमी के बारे में बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, और आपने मेरे अनुरोध को स्वीकारा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सफाई कर्मचारी भाई बहनों के सम्मान में एक कार्यक्रम शीघ्र आयोजित करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करता हूं। राजकुमार भाटी मेरे साथ